नईमा बहुत चंचल सी लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंस कर बुलाने वाली। इखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, माँ बाप की लाडली। उसकी माँ समरीन, जो कि उसे देख के ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरफ घर में लाई गई हर चीज़ पहले नईमा के सामने रखते थे। और भाई की तो जान थी नईमा में, भाई तो वैसे भी बहनों के मान होते हैं। वहाँ नईमा ने मुंह से बात निकाली नहीं कि पूरी भी हो गई। मुख्तरन एक खुशहाल और मुकम्मल घराना। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गुमान भी नहीं होता कि वो अज़ियतों की सूली चढ़ने वाली हैं। सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान उसी से लेती है जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लाडला होता है। बिलाल नईमा की कम्युनिटी का ही एक लड़का था। नईमा जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्रों का तकाजा भी ऐसा ही होता है कि ज़िंदगी में कब कोई शख्स अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा हाल ही बिलाल का था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। बिलाल पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी ना मिलने के बाहिस मोहल्ले के कोने पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन नईमा कॉलेज के लिए निकली। रास्ते में बिलाल ने उसे रोक लिया। वो बहुत सहम गई थी, मगर बिलाल ने परवाह किए बगैर 2 टोक अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए। वो रोज़ बिलाल को रास्ते में खड़ा पाती और नज़रअंदाज कर देती। एक दिन बिलाल ने उसे फिर रोका। उसने नईमा का हाथ पकड़ा। नईमा के दिल की धड़कन रुक गई थी। अच्छे घरों की लड़कियां यूँ बाज़ारों में लड़कों के साथ खड़ी नहीं होती। उसने उसे एक बार बात करने का कहकर नंबर पकड़ा दिया और हाथ छोड़ दिया। रात काफ़ी हो गई थी, मगर नींद थी आंखों से कोसों दूर। कैसे आती आसानी से। रात उन्हीं सोचों में गुजर गई। नईमा को रोज़ उसे देखने की आदत हो गई थी। एक दिन बिलाल उसे रास्ते में नज़र ना आया। ना चाहते हुए भी उसे तलाश थी उसी इंसान की। वो डर से छुपे चोरे रास्ते में नज़र दौड़ाती आई, मगर कहाँ था वो जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। नईमा का दिल बेचैन से बेचैन हो गया। बिलाल में जो उसकी तरफ खींच रही थी, उसकी फ़िक्र कर रही थी। मोहब्बत के नामालूम जज्बात ने नईमा को अपने रंग दिखा ही दिए। तीसरी रात नईमा ने बिलाल को कॉल कर दी। हेलो की आवाज़ ने नईमा की धड़कनें तेज़ कर दी। उसकी आवाज़ से जैसे कायनात में रंग वापस आ गए थे। एक ही पल में हर चीज़ हसीन हो गई थी। वो चुप थी एक बार, फिर हेलो ने उसे चौंका दिया। तुम कहाँ थे 2 दिन से? वो बेसाख्ता बोली। मैं 2 दिन से नौकरी की तलाश में था। वो पुरसुकून हो गई। बिलाल ने कॉल की वजह पूछी बेयकीनी में। वो तो वक्त के बाद बोली, मुझे तुम्हें रोज़ देखने की आदत हो गई है। तुम नहीं दिखते तो हर शय वैरान लगती है। तुम 2 दिन नज़र नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ बिलाल की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। अचानक इंसान को पर तो लग ही जाते हैं। उसकी ज़िंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। कॉल पर ढेरों बातें करना मामूल बन गया था। ज़िंदगी हर तरह से हसीन थी। नईमा अभी पढ़ रही थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर शादी की बात पर खासा जोर न दिया। एक दिन नईमा कॉलेज गई और जैसे वापस आना भूल गई हो। समरीन और आरफ समेत उसके 3 भाइयों की सांसें गले में अटकी हुई थी। लड़की रात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजरती है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया, मगर नईमा की कोई खबर ना। 2 दिन बाद आरफ को कॉल आई कि फ़लाँ होटल से अपनी बेटी को आके ले जाओ। जब आरफ और उसके बेटे होटल पहुंचे तो नईमा को अधमुई हालत में देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। नईमा शदीद ज़ख्मी हालत में थी। जिस्मानी अजियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के कश लगे हुए थे। वो नईमा को हस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नईमा गैंग रेप का विक्टिम बनी है। इस रोज़ बिलाल ने नईमा को कॉल करके मिलने का कहा था। नईमा के लाख मना करने के बावजूद वो बाजिद रहा तो वो मान गई। कॉलेज के इख्तिताम पर बिलाल उसे एक होटल में ले गया जहाँ उसके 12 दोस्त मौजूद थे। नईमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत 13 लोगों की हवस का निशाना बनी थी। इस मासूम को तो खबर भी ना मिली थी कि बिलाल उसके साथ क्या करने वाला है। वो तो उससे मोहब्बत नहीं इश्क करती थी। वो सबके सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही, मिन्नतें की कि उसकी इज्जत को बख्श दिया जाए, मगर शैतानों में इंसानियत कहाँ पाई जाती है। पूरे 2 दिन उस पर जुल्म करने के बाद बिलाल ने उसके घर फ़ोन कर दिया।
جب محمد عارف نے ڈاکٹر کی بات سنی تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ زمین کے 2 ٹکڑے کر کے میں اس میں سما جاؤں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی گینگ ریپ کا شکار ہوئی ہو۔ ماں مر جا رہی تھی اور بھائی کی تو غیرت کو ٹھیس لگی تھی۔ 1 ہفتہ اسپتال میں گزر گیا۔ نعیمہ کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ عارف نے سمرین، نعیمہ اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور چپ چاپ زہر کا پیالہ سامنے رکھ دیا۔ سمرین اور نعیمہ کو کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی پیے یا میں خود پی لوں گا۔ نعیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جب زہر اٹھانے لگی تو ماں تڑپ کر رو پڑی۔ نعیمہ نے ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر نگل لیا۔ کچھ ہی پلوں میں مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کی ساری شوخی، لاڈ، پیار، مان، عزت، غیرت، سب کچھ اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفنا دیا گیا۔ ایک ہنستا بستا گھر زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا۔ بلال اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہیں۔ نعیمہ کے بھائی اور باپ آج بھی نعیمہ کی قبر پر جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ غلطی تمہاری تھی، کچھ غلطیاں ہماری تھیں۔ سمرین کو بیٹے کے غم کی چپ لگ گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے یقین کی کرچیاں کتنے لوگوں کے سینے میں ایسے لگی تھی کہ وہ نہ جی رہے تھے نہ مر رہے تھے۔